हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और मैं वापस आ चुका हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि ये हमारे चैनल का पहला वीडियो कॉल पॉडकास्ट होने वाला है, जिसमें लकीली हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जो कि बहुत ही होनहार एंड बहुत ही स्किलफुल यूट्यूबर है, जिनके यूट्यूब के ऊपर 55,000 से प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। और वो एक वीगन है एंड वीगनाइज्म के ऊपर वीडियोस डालते हैं। एंड इसके अलावा वो एजुकेशनल एंड सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी वीडियोस डालते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर सुरेश व्यास की, जिनका सुरेश व्यास के नाम से यूट्यूब पर चैनल है। आज हम उनसे वीडियो कॉल पे पॉडकास्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। नमस्ते सुरेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल पे। और सबसे पहले मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे अच्छा अच्छा लगा कि आपने जैसा आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि वीगनिज्म पर आपने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, और चूंकि मेरा काम ही ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। एक तो आपके बारे में जान करके अच्छा लगा कि मेरा भी उसमें रोल रहा। जी। और श्योर, क्यों नहीं आएंगे यार, आप काम कर रहे हैं तो। आपका तो बहुत बड़ा रोल आया। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने वॉइस ऑफ वीगन्स की वीडियो देखी लाइव में पहली बारी। उसके बाद मैंने अरविंद एनिमल एक्टिविस्ट, और फिर आपकी सीकिंग सुरेश, फिर आपका मैंने देखा, फिर आपका इंस्टाग्राम के थ्रू ही मुझे यूट्यूब चैनल के बारे में पता चला। और जो जब मैंने आपकी वीडियोस देखी तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ। और उसके बाद मैंने फिर शुरू करा, मैं कहा मुझे भी अभी ये सब करना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है। मैं बचपन से ही वेजिटेरियन था, कभी मैं ये चीज़ें खाता नहीं था। हालांकि मेरे घर में बाकी मेरी फैमिली खाती ही, मेरे मॉम भी नॉनवेज खाते थे, मेरा भाई भी खाता था छोटा, और मेरे फादर भी खाते थे। तो जब मैंने ये वीडियो देखी, पहली वीडियो देख के मैंने इमीडिएटली उसी दिन से फैसला कर लिया कि मैं वीगन बनूंगा। डेयरी प्रोडक्ट मैंने छोड़ दिए थे। और अभी जब मैंने टोटल 8 पॉडकास्ट बना के घर वालों को दिखाए, तो मेरे भाई ने भी हमेशा के लिए नॉनवेज छोड़ दिया और मेरी मदर ने भी छोड़ दिया। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर। हाँ जी। और इसके अलावा मेरे 2 फ्रेंड है, उन्होंने भी नॉनवेज छोड़ दिया ये देख के, कम्प्लीटली एग भी छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया। बहुत अच्छा। वही हमें एक्चुअली कई बार पता नहीं चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितना आगे तक जा रहा है। जैसे जी। अभी अगर हमारी बात नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपने ये वीडियोस बना रखे हैं, और आपके वीडियोस बनाने से और भी लोगों तक वो बात पहुंची बात है। पहुंचेगी। इसलिए मैं लोगों को बहुत हमेशा बोलता हूँ कि एक्टिविज्म आपको करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता वो बात आगे चल करके किसको, कौन उसको सुन लेगा, किसको वो बात अच्छी लगेगी, कौन बदल जाएगा उसको सुन करके। बिल्कुल, क्योंकि अभी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि अभी कुछ लोग, कुछ नहीं मैं कहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्हें वीगन का मतलब ही नहीं पता। आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम, मैंने जब वीगन वर्ड सुना था ना, मैंने 2010 में सुना था, जब मैं 10th क्लास में था। तो मैंने ऐसे, मेरे दोस्त बात कर रहे थे, मैंने पूछा वीगन का मतलब क्या होता है। मुझे लगा वेजिटेरियन को शॉर्ट में वीगन बोलते हैं, जैसे फॉरेनर्स की आदत होती है हर चीज़ को शॉर्ट कर देना। तो पर उन्होंने बताया कि वीगन्स वो होते, उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि वीगन्स वो होते हैं जो वही मीट वगैरह तो नहीं खाते, लेकिन उसके अलावा दूध भी नहीं पीते वो, गाय भैंस का। तो मैंने उस वक्त पूछा कि दूध में क्या बुराई है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस वक्त मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। और देखो, ये 2010 की बात है, आज 2024 है। मतलब 14 साल तक मैं दूध का कंजप्शन करता रहा, क्योंकि मुझे रियलिटी पता नहीं थी। और जब मुझे 2023 के ना, मैंने देखी 12 दिसंबर को फर्स्ट वीडियो देखी थी, मैंने रील देखी थी इंस्टाग्राम पे, जब उन्होंने रियलिटी बता रहे थे वॉइस ऑफ वीगन्स अकाउंट पे। तो उस वक्त मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं आज से सब छोड़ रहा हूँ, डेयरी प्रोडक्ट भी, मैं कुछ भी कंज्यूम नहीं करूँगा। हालांकि मेरे फेवरेट थे। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, और पंजाब में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो डेयरी प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं डेली बेसिस पर। तो मैंने, जब मुझे पता, मेरे पर्सनली मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, मैं 3 3 टाइम कॉफ़ी पीता था। और अभी जब पता चला तो मैंने कॉफ़ी छोड़ दी और ब्लैक कॉफ़ी पे स्विच हो गया। एक हफ्ते के लिए मेरे लिए मुश्किल रहा, बहुत कड़वी लगती थी। बट अभी मैं 2 2 टाइम ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। मैं दूध बिल्कुल प्रोडक्ट छोड़ दिए मैंने। बहुत अच्छे। और विटामिन B12 का सप्लीमेंट? उसके लिए अभी कुछ सोचा नहीं है। मैं एक्चुअली, मैं हाँ, जिम ये भी करता हूँ, वर्कआउट भी करता हूँ, तो मैंने हाँ, अभी इतना न्यूट्रिशन पे ध्यान, मेरा अभी कमी है। राइट, देना चाहिए। बाकी उस पर भी खैर मैंने वीडियोस बना रखी है, तो आप वो देखेंगे तो आपको उसके भी इम्पोर्टेंस। जी हाँ जी, मैं देख रहा हूँ, मैंने आपकी आधे से ज़्यादा वीडियो कवर कर ली हैं। तो अरे काफ़ी अच्छी। वाह।
मैं अपने घर वालों को भी दिखाता हूँ। मेरे घर वाले ना, मेरा भाई, और जैसे अभी उसने छोड़ दिया सब कुछ, वो एक दिन शहद शेक में डाल के शहद पी रहा था। तो मैंने उसे वो वीडियो दिखाई आपकी, जो मधुमक्खी वाली आपने बनाई है ना, 6-7 मिनट की वीडियो, तो मैंने उसे वो दिखाई। मैंने कहा ये देखो, ये होता है शहद की असली सच्चाई। तो जैसे अब ऐसे जैसे आप डिटेल में वीडियोस डालते हैं ना, तो कोई भी देख के समझ जाएगा, जिसके अंदर अच्छाई है वो बदल जाएगा। तो अभी मैंने 4 लोगों को टोटल चेंज कर दिया है, वीगन बना दी उन्हें। वीगन तो नहीं कहूँगा, अभी उन्होंने मीट और बाकी डेयरी कंजप्शन कम करे, मीट वगैरह टोटली छोड़ दिया है। तो डेयरी में अभी थोड़ा फेस कर रहे प्रॉब्लम। तो हाँ, होता है, लोगों को दूध में हो जाती है, बाकी फिर भी बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो अभी आपने कितने लोगों को टोटल वीगन बना दिया है, एनी आइडिया कुछ? आई हैव नो आइडिया, पता है कमेंट्स आते रहते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन ही कमेंट आती रहती हैं, कभी कोई मैसेज कर देता है। और फिर जो मैं स्कूल्स कॉलेजेस में जाता हूँ वहाँ पे बात करता हूँ, वहाँ मुझे नहीं पता हम्म। कि कितने लोगों को मैंने इन्फ्लुएंस किया है। और फिर कई लोग ऐसे हैं, जैसे मैं जब वीगन बना तो मैंने कहीं कमेंट करके किसी को नहीं बताया। तो हम्म। ऐसे भी कई लोग हैं जो अपने लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, पर वो कहीं पे उन्होंने कमेंट नहीं किया, उन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया। तो कहना मुश्किल है, बट हाँ, आई आई थिंक है काफी। एटलीस्ट आई वुड से कुछ हजार लोगों को तो मीट छुड़वाना और किया ही होगा अब तक। हम्म। और उसके अलावा जो डायरेक्टली जिन लोगों ने छोड़ा है, उसके अलावा एक रिपॉजिटरी होना बहुत जरूरी है हाई क्वालिटी कंटेंट की, इस हाँ जी, बारे में। बिल्कुल। कि किसी को भी भेजना हो, बताना हो, तो एटलीस्ट पता तो चल जाए, लोगों में पता तो चले। अब उसमें से कितने बदल रहे हैं वो बात अलग है, पर ये अभी जानकारी यार। इंटरनेट पे उपलब्ध तो होना चाहिए, हम्म। सरल भाषा में, हिंदी में। हर तर्कों के जवाब होना चाहिए कि कैसे साइंटिफिक एंगल से भी वीगनिज्म और प्लांट बेस्ड फूड ज्यादा बेहतर है। तो वो सारी चीजें इंटरनेट पर डालना जरूरी है। अब उनसे बदल कितने रहे लोग रहे, वो अगला पक्ष है। जाके हालांकि मुझे लगता है बदल रहे हैं काफी लोग। क्योंकि अभी ये तो उनके ऊपर है ना कि वो कैसे चेंज करते हैं खुद को। अगर पर हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि उन्हें रियलिटी दिखाएं, कि इजीली उन्हें अवेलेबल हो वीडियो, जिससे वो उन्हें पता चल सके कि यहाँ पर ये क्रूरटी होती है। सो आपको शॉर्ट में अगर पूछे तो, व्हाट एग्जैक्टली वीगनिज्म इज ऑल अबाउट? वीगन एक्चुअली में है क्या, वीगनिज्म? राइट, तो वीगनिज्म एक फिलॉसफी, एक जीने का तरीका आप कह सकते हो, लाइफस्टाइल कह सकते हो। वैसे कई लोग इसको एक सोशल जस्टिस मूवमेंट बोलते हैं, कि पूरा एक मूवमेंट है एनिमल्स के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। पर फिलहाल अब जो बहुत वीगन सोसाइटी की उस पर वेबसाइट पे डेफिनेशन है, उसके हिसाब से एक ऐसा जीने का तरीका है जिसमें आप सारे एनिमल प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड कर देते हो अपने जीवन से। जितने भी प्रोडक्ट्स में एनिमल्स है, या एनिमल्स किसी भी तरीके से उस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उन प्रोडक्ट्स को जितना हो सके, एज फार एज प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल, उतना आप अपनी लाइफ से हटा देते हो। कारण, क्योंकि जब भी किसी प्रोसेस में इंटेंशनली, जानबूझ करके, ये बहुत जरूरी शब्द है, इंटेंशनली जब कोई एनिमल इन्वॉल्व किया जाता है, चाहे वो प्रोसेसिंग में आ रहा हो, उसकी शरीर से कुछ निकाल करके कहीं पे किसी चीज में इस्तेमाल हो रहा हो, या फिर उस जानवर पर वो चीज टेस्ट की जा रही हो, जब वो इंटेंशनली उस जानवर उस पूरी प्रोसेस में आता है मैन्युफैक्चरिंग की, तो 100% ये तय है कि उसका एक्सप्लोइटेशन होना ही है। क्योंकि जनसंख्या इतनी है और इतने बड़े लेवल पर वो चीज हो रही है, तो उसका एक्सप्लोइटेशन होना तय है। बिल्कुल। इसलिए विगनिज्म एक स्टैंड है इस पूरी ऑर्गेनाइज्ड एनिमल क्रूरल्टी के खिलाफ, कि मैं ये सब जो हो रहा है, जिन जिन प्रोडक्ट्स में हम एनिमल्स को अब्यूज कर रहे हैं, उनमें मैं भाग नहीं लूंगा। नहीं ये नहीं। इसका फंडामेंटल, उसके पीछे की सोच ये है। हम्म। अब उसमें जब आप स्पेसिफिक्स देखने जाते हो तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। जब बंदा देखता है बाहर दुनिया को कि ओके, कहाँ कहाँ पर एनिमल्स अब्यूज हो रहे हैं, किन किन प्रोडक्ट्स में, तो बहुत ज्यादा जगहों पर हो रहे हैं। वहां पे फिर आप डिस्कस कर सकते हो कि कैसे फूड में हो रहे हैं, कैसे क्लोथिंग में ऊन वगैरह के आइटम, लेदर के आइटम बनते हैं, कैसे आपका एनिमल्स पर टेस्टिंग होती है अलग अलग चीजों की, और कैसे यहाँ तक कि आपके सिगरेट्स की टेस्टिंग होती है, और जो छोटी छोटे से चीजें, जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें एनिमल्स इन्वॉल्व है। तो ऐसा नहीं है कि वीगनिज्म एक चेकलिस्ट नहीं है कि इतने 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 ये प्रोडक्ट हटा देना है। हम्म। वीगनिज्म का मतलब हुआ कि आपने उस माइंडसेट को अपना लिया है कि ठीक है, जहां जहां पर भी एनिमल्स इंटेंशनली इन्वॉल्व किए जा रहे हैं उस प्रोसेस में, उन उन पर मैं, उसमें मैं भाग नहीं ले सकता, क्योंकि वो सही नहीं हो रहा है और वो चीज गलत है।
अब हो सकता है आपको थोड़े टाइम बाद पता चले, आप वीगन बन गए, उसके भी आपको साल भर बाद पता चल रहा है कि आप कोई फलानी चीज इस्तेमाल कर रहे थे जो कि नॉन वीगन थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। आपने वो माइंडसेट तो अपना रखा है ना, तो जब आपको पता चला है, फिर आप उसको उसको अपनी लाइफ से हटा करके उसका रिप्लेसमेंट देख सकते हो कि भाई इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा कोई बोझ नहीं है कि वीगन बन गया मतलब तुमको ये बॉक्सेस टिक करना ही है। वो एक माइंडसेट है, और उस माइंडसेट को बस अपनी लाइफ में फिर अप्लाई करना है। बिल्कुल। क्योंकि हम देख अब ये हो गया कि हम ये जो क्रूरटी भरी चीज़ें वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर गलती से हो जाए तो आगे से पता चल गया कि ये चीज़ इसमें होती है, ये नहीं यूज़ करनी। एग्जैक्टली। हम्म। तो अभी आपको जैसे आप, मैंने भी, मुझे भी बहुत हेट मिलती है इंस्टाग्राम पे कमेंट्स में, तो मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको हेट कितनी मिलती है अपने कंटेंट को लेकर जब आप वीगनाइज्म को प्रमोट करते हैं, क्योंकि मीट ईटर्स, क्योंकि हम वीगन मीट ईटर्स बोलते हैं उन्हें, नॉन वेजिटेरियन नहीं बोलते, वो बहुत ही स्वीट सा वर्ड लगता है, मीट ईटर्स बोलते हैं जैसे आपको पता होगा। तो मीट ईटर्स आपको कितने हेट भरे कमेंट्स भेजते हैं या फिर आपको डीएम करते हैं? बहुत ज्यादा। और एक्चुअली मुझे आदत तो क्या है, खैर मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि इतने अनओरिजिनल कमेंट्स, लाइक वही एक बात बार बार। ठीक है भाई, तुमको ट्रोल करना है तो लाइक कुछ नया तो लेकर के आओ। वही वो दो तीन इमोजी, वही वो चिकन का लेग पीस वाला इमोजी बना देंगे तीन चार बार, और फिर हंसने वाला इमोजी बना देंगे। लाइक थोड़ा तो क्रिएटिव बनो, थोड़ा तो अच्छे से ट्रोल करो। पर ठीक है, वही वो तीन चार लाइनें ही बोलते हैं। एक फेवरेट लाइन है कि हाँ भाई बहुत अच्छा वीडियो है, पर उसके आगे कुछ भी ऐसा जोड़ दो कि पर अब मैं अंडे खाऊंगा, पर अब मैं मीट खाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रोलर्स हैं, जो मीट ईटर्स हैं, जो ट्रोल करते हैं वीगन्स लोगों को, उनको थोड़ा सा ओरिजिनलिटी की जरूरत है, उनको थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, पहला तो मुझे हम्म। ऐसा लगता है। और दूसरा, जब भी मुझे लगता है कि कोई पोस्ट पे हेट आने लगी है, तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि ये पोस्ट जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए उन लोगों तक पहुंच रही है। रही है। क्योंकि अगर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही आ रहे हैं तो हम हमारे वाले में ही हाँ, बोल दिया और वीगनिज्म वो में हमारे वालों तक ही रहेगी। हाँ। बिल्कुल सही बात है। बल्कि हमारा उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचाए बात को जिनको सुनकर के उस बात की चोट लगे। और वही एक्चुअली मेन रीजन था मेरे चैनल पे दूसरे वीडियोस को भी, जो मुझे लगता है कि मैं जिन टॉपिक्स को कवर कर सकता हूँ, जैसे एनवायरनमेंट पर मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए जो वेगनिज्म से रिलेटेड नहीं है। तो वही उद्देश्य है नए लोगों को उस चैनल से जोड़ने का, ताकि नए लोगों को मैं एनवायरनमेंट के बारे में और डिफोरेस्टेशन के बारे में और वीगनिज्म के एनिमल क्रुएल्टी वगैरह के बारे में समझा पाऊँ। क्योंकि अगर आप सिर्फ वीगनिज्म वीगनिज्म पर ही वीडियो बनाते रहोगे तो वही एक टाइम बाद आपका एक इको चेम्बर सा बन जाएगा, और बिल्कुल नए लोगों तक पहुंचना मुश्किल होगा आपके मुश्किल लिए। होगी। तो सोशल कमेंट्री और मीडिया क्रिटिक वगैरह के थ्रू मैंने कोशिश की है कि मैं और नए लोगों तक पहुंचूं। मैंने आपकी देखी सही न्यू एजुकेशन वीडियोस भी देखी है, सोशल इशू पे आपने बनाई, एक पंजाब वाली आपने बनाई थी ना, पंजाब टर्निंग इनटू डेजर्ट, वो भी देखी है। तो बहुत ही आप एक सरल भाषा का उपयोग करते हैं, और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत कमाल की है। थैंक यू। तो अभी मीट ईटर्स की बात हुई है, तो जैसे मैं भी कमेंट्स करता हूँ जो मीट मीट वाली पोस्ट होती हैं, तो मुझे भी बहुत रिप्लाई आते हैं हेट भरे। अब उनमें से अभी हम बात करते हैं जो मीट ईटर्स अपने आर्ग्यूमेंट्स लाते हैं जो कि कम्प्लीटली बेसलेस ही होते हैं। तो उनमें से सबसे कॉमन, सबसे पहली वाली जो है वो है कि प्लांट्स फील पेन। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस पर मैं कहूँ, इसके पहले मैं एक और चीज हेट कमेंट्स के बारे में कहना चाह रहा था। मुझे बुरा लगता था कि यार मैं इतना मेहनत से बना रहा हूँ और लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं। पर पता है, मैंने ये चीज देखी कि जब मैंने न्यूट्रिशन के बारे में और पढ़ा और जानने की कोशिश की, तो मुझे ये समझ में आया कि जो एक्चुअल में साइंटिस्ट है ना, पीएचडी साइंटिस्ट ऑक्सफोर्ड के, आपके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्रिस्टोफर गार्डनर हो गए, और भी जो बड़े बड़े, अपने एलन फ्लैनेगन हो गए, और बेसिकली जो एक्चुअल में साइंटिस्ट है जो स्टडीज कंडक्ट करते हैं, वॉल्टर विलेट हो गए, इनको ट्विटर पे लोग सेम वही गालियां देते हैं, सेम वही बातें बोलते हैं जो हम मुझे और आपको बोलते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई वो बंदे ने 8-10 साल लगाए, वो उस अपनी फील्ड का मास्टर है न्यूट्रिशन का, उसको भी लोग वही गालियां दे रहे हैं जाकर के जो मुझे दे रहे हैं। तो मैं, वो तो दिमाग से निकाल ही देना चाहिए कि कोई मुझे हेट कमेंट ना दे। भाई उस बंदे को नहीं छोड़ रहे जो 10 साल इतना उसने दिमाग खपाया और रिसर्च करके बोला कि देखो मैंने ये चीज साबित कर दिया, उसको लोग आकर के गाली दे रहे हैं, तो मुझे तो ऑब्वियसली मिलने ही ऑब्वियसली। वाली है।
हाँ, तो फिर मुझे उसके बाद में बुरा लगना बंद हुआ कि भाई ये लोग तो सभी को देंगे गालियां। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मीट ईटर्स का फेवरेट जो लॉजिक है और जो मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि ये कोई बात ही नहीं है कि प्लांट्स में भी पेन फील होता है। पहली तो बात, एनिमल्स प्लांट्स ही तो खाते हैं, तो अगर प्लांट्स को पेन फील होता भी है तो भी 99% एनिमल्स प्लांट्स ही खा करके आपके बड़े हो रहे हैं, जो आप पहले उन एनिमल्स के लिए उगाते हो। तो 1 किलो मांस के लिए आपको 3 किलो फीड चाहिए। और अभी और मैं इसके और डिटेल में भी जाऊंगा, बट मेनली ऊपर से देखें तो 1 किलो मांस के लिए आपको 3 किलो फीड चाहिए। पहले आप वो 3 किलो फीड उगाते हो, उस चिकन को खिलाते हो, उसको मारते हो, और वो हो जाता है, मर जाता है, आपको 1 किलो मांस मिल जाता है। पर वहीं आप उतना ही खाना आप 1 किलो प्लांट फूड्स में भी पा सकते थे। तो सीधे सीधे यहाँ पे एनिमल्स को मारने में ज्यादा क्रूरल्टी हो रही है। लेकिन यहाँ पर फिर लोग बोलते हैं कि नहीं, एनिमल्स को तो वो खाना खिलाते हैं जो हम नहीं खा सकते, जो बचा खुचा खाना होता है, और जो खेत में वो कटाई करने के बाद में जो बच जाता है केवल वो खिलाते हैं। ये एक एब्सोल्यूट मिथ है, ऐसा नहीं होता, पूरे लेवल पर नहीं होता। ओवरऑल जब हम देखें तो स्टडीज भी है इस पर, और वो बताती है कि मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स के लिए 1 किलो आपको मीट के लिए, 1 किलो बोनलेस मीट के लिए 3 किलो ह्यूमन फीड चाहिए। मतलब ऐसा खाना जो ह्यूमंस भी खा सकते हैं, वैसा खाना आपको 3 किलो चाहिए 1 किलो बोनलेस मीट के लिए। और जो रूमिनेंट एनिमल्स हो गए, आपके गाय भैंसे और बकरी वगैरह, और मोनोगैस्ट्रिक में उधर आई थिंक पिग और आपका चिकन वगैरह आ गया, आई थिंक पिग भी आ गया उसमें, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, बट आई एम प्रीटी श्योर। तो वो एनिमल्स जो हैं उनको, रूमिनेंट एनिमल्स को 2.8 किलोग्राम चाहिए, और इधर मोनोगैस्ट्रिक को 3.3, समथिंग लाइक दैट, या तो इसको 3.3 2.8, बट 3 किलो ह्यूमन फीड आपको चाहिए 1 किलो उसके लिए। लाइक लिटरली वो खाना जो ह्यूमंस भी खा सकते हैं। तो ना केवल आप खाना वेस्ट कर रहे हो, बल्कि सीधी सीधी क्रूरल्टी ज्यादा हो रही है इसमें। फिर लेकिन मीट ईटर्स की एक आदत है कि एक्सेप्शंस ढूंढने की। वो हम्म। एक सिनेरियो बताएंगे कि नहीं, वहां पर वो नेचुरली अगर पैदा हो जाता और नेचुरली अगर बड़ा हो जाता, फिर उसको कोई मार के खा लेगा, तब तो नहीं होगा ना। तो वैसा हो ही नहीं रहा है दुनिया में। जैसे अमेरिका, यूएसए में आप देखो तो 99% एनिमल्स फैक्ट्री फार्म्ड है। फैक्ट्री फार्म मतलब हम उनको रखते हैं फैक्ट्रीज में, हम ही हम्म। उनको खाना खिलाते हैं। हम्म। भारत में भी 90% से ज्यादा एनिमल्स फैक्ट्री फार्म्ड है। तो हम उस 1% की बात ही क्यों कर रहे हैं? पहले तो इस 99% में हाँ बोलो कि भाई इस 99% को तो बदलना पड़ेगा, तब जाकर के आप बोल सकते हो कि हाँ वो 1% ठीक है। पर पहले इस 99% पर तो आप हाँ बोलो कि हाँ ये जो 99% एनिमल क्रूरल्टी हो रही है, ये बदल करके लोगों को प्लांट्स खाना चाहिए। अभी तो मैं उस मेन सवाल पर ही नहीं आया कि प्लांट, पौधों को दर्द होता है, जबकि स्टूपिड बात है। पौधों को कोई गूगल सर्च करेगा तो ही पता चल जाएगा कि पौधों को दर्द नहीं होता। ना उनमें ब्रेन है, ना उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ना उनमें पेन रिसेप्टर्स हैं। जब पेन रिसेप्टर्स ही नहीं है तो दर्द होने का दर्द नहीं होता। सवाल ही नहीं। इसमें भी खैर लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो फलानी स्टडी बोलती है कि क्राई होता है, फलानी स्टडी बोलती है कि स्ट्रेस होता है, और फलानी स्टडी बोलती है कि वो स्क्रीम करते हैं। ऐसा आज तक किसी स्टडी ने साबित नहीं किया कि पौधों को दर्द होता है इन एनी कैपेसिटी, जस्ट लाइक एनिमल्स और ह्यूमंस डू। इंसानों और जानवरों की तरह कोई दर्द का सिस्टम पौधों में है ही नहीं। वो इंसान अलग चीज़ है क्योंकि हम लिविंग बींग्स है। अब पौधे भी जिंदा होते हैं लेकिन उनकी बायोलॉजी बिल्कुल अलग है। अब मेरी कई बार इस बारे में बहस हो चुकी है कमेंट सेक्शन में। तो एक को मैंने बोला था कि अभी एक पेड़ है, उसके ऊपर सपोज करो अभी सेब उगे हुए हैं। अब वो सेब जब पक जाएंगे, या तो वो खुद टूट के गिर जाएंगे, और अगर वो नहीं भी टूटे तो वो वहीं पर अगर लटके रहे तो वो गल जाएंगे। सो वो जो है लिटरली खाने के लिए बने हैं, और अगर तुम उन्हें तोड़ दोगे तो वापस से फिर अगले सीजन में वो फिर आ जाएंगे। पर अभी तुम मुझे कोई एक ऐसा जानवर दिखाओ, मैंने उन्हें पूछा कि एक ऐसा जानवर दिखाओ जो खुद अपना हाथ या पैर सेक्रीफाइस कर देता है, डिटैच कर देता है कि ये इंसानों के कंजप्शन के लिए ये खा लो, और फिर उसका अगली बार फिर उगकर वो वैसे ही उसकी टांग या पैर हो जाता है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि पेड़ जो है वो लिटरली हमें जीवन देने के लिए बने हैं, हमारे खाने के लिए बने हैं, लेकिन जानवर नहीं बने हैं। ट्रू। और फ्रूट एक ऐसी चीज है जिसमें कोई डेथ ही नहीं हो रही। लाइक वो हम्म। पौधा जो पेड़ है वो लिटरली चाहता है कि आप वो फ्रूट खाओ, ताकि आप यहाँ से वो फ्रूट तोड़ोगे,
कहीं और जाकर के उसका बीज डालोगे और उसका और एक बेसिकली बच्चा पैदा होगा, एक और फ्रूट, एक और पेड़ पैदा होगा। तो फ्रूट बेस्ट है डेथ के मामले में, बिल्कुल जीरो क्रूअल्टी है। और ओवरऑल प्लांट फूड्स में ही कम क्रूअल्टी है, उसी लॉजिक को हम एक्सटेंड करें तो। और फिर दूसरा है इनका सबसे फेवरेट आर्गुमेंट आता है मीट ईटर्स का कि ये फूड चेन है, ये फूड चेन है, हम ये खा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, इस पर मैंने थोड़ा सा टच किया ही है कि मीट ईटर्स को एक्सेप्शंस ढूंढना बहुत पसंद है, कि उस एक केस की बात कर लेंगे कि भाई उस एक केस में अगर वो जानवर खुद से बड़ा हो रहा होता, मान लो कोई मुर्गा है, वो खुद से पैदा हुआ है, खुद से इधर उधर चुग करके उसने खाना खाया अपना, और उसको कोई जाकर के मार देगा, तब तो फूड चेन हो जाएगी ना। वो लाइक एक सिंपल सी रियलिटी को नहीं देखते कि 99% एनिमल्स के साथ में ऐसा हो ही नहीं रहा है। उसको हम ही पैदा करवा रहे हैं, हम ही उनको फैक्ट्री फार्म्स में बड़ा कर रहे हैं, और हम ही उनका शरीर इतना बड़ा हो जाता है कि उनके पैर झेल नहीं पाते वो वजन मुर्गों का। तो हम ही उन्हें बड़ा कर रहे हैं, हम ही उन्हें खिला रहे हैं। इसका, इस पूरे सिस्टम का नेचुरल फूड चेन से कोई लेना देना ही नहीं। फूड चेन हजारों सालों पहले थी, अपने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के पहले, जब हम हंटर गैदरर हुआ करते थे, तब जिसको मार दिया और उसने खा लिया, और फिर जब इंसान मर जाता तो उसको और दूसरे जानवर खा लेते, वो एक क्लोज्ड इकोसिस्टम था। पर यहाँ आप समुद्र से वो मछली को निकाल लेते हो, आपने उस मछली को निकाल लिया है, अब वो जब मछली नेचुरली अगर मरती तो मछलियां खा लेती, पर अब आपने उसको वहां से निकाल लिया है, तो आपने वहां से तो खाना चुराया ही है, और आपने उस मछली पर जो क्रूरटी करी वो अलग। तो इसका जो हम कर रहे हैं उसका फूड चेन से कोई लेना देना नहीं है। और मछलियों को भी अब तो 50% से ज्यादा मछलियां भी एक्वा फार्मिंग में आती है, जैसे सेम फैक्ट्री फार्मिंग होती है, वैसे मछलियों को भी बड़ा किया जाता है फीड खिला के। मैंने देखी तो थी इस आपकी वीडियो ये। एग्जैक्टली तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है जो नेचुरल वर्ल्ड है। और ये बेसिकली एक अपील टू नेचर फैलेसी है। हालांकि अपील टू नेचर तब भी नहीं है, क्योंकि नेचुरल ये है ही नहीं चीज जो हम कर रहे हैं एनिमल्स के साथ में। अगर हम ये करना बंद कर देते तो इसका फूड चेन पे कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फूड चेन या एनवायरनमेंट पे एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप थोड़ा भी फैक्ट्स को देखें तो, कि कितना ये डेवेस्टेटिंग है एनवायरनमेंट के लिए और प्लानिट के लिए। तो हाँ, फूड चेन किसी भी एंगल से ये है नहीं। वो फूड चेन होती है तब जब उस जानवर के पास में बचने का तो कोई उपाय हो, कि अगर कोई खरगोश है वो दौड़ रहा है तो वो भाग सकता है, कहीं छुप सकता है। अगर कोई जीब्रा है, उसका टाइगर पीछा कर रहा है, तो जीब्रा हो सकता है अगर तेज दौड़े इधर उधर चला जाए तो वो बच भी सकता है। हमको नेट जियो वगैरह के वीडियोस मिल जाते हैं यूट्यूब पे जी। बचते हुए, और लोगों को वो देखना बड़ा पसंद है कि वो बच के निकल गया। पर यहाँ पर वो जो एनिमल्स मर रहा है उसके पास में कोई चांस ही नहीं है, वो पैदा ही वहीं पर हुआ है, उसको हम ये लॉजिक दे करके मानना चाह रहे हैं कि वो फूड चेन है, जबकि उसके पास में कोई बचने का चांस ही नहीं है। इट हैज एब्सोल्युटली कोई कोई पैरेलल ही नहीं है, कोई सारे डिफरेंसेस ही हैं, कोई सिमिलैरिटी नहीं फूड चेन में और हम जो एनिमल्स के साथ कर रहे हैं उसमें। क्योंकि एक्चुअली में फूड चेन तो वही होता है कि जिसे उगाया ना जाए, नेचुरली जो है वो उसी को खाए और ये चीज़ रिपीट होती है। अभी हम तो बिल्कुल भी फूड चेन में इंसान आते नहीं, टॉप ऑफ द फूड चेन है, क्योंकि हम अपना फूड खुद ही खाते हैं। हमारे पास चॉइसेस हैं, कहीं भी चले जाओ मार्केट में, वहाँ पर सारा कुछ अवेलेबल है, तो हम चॉइस से खाते हैं। तो हम तो फूड चेन में आते ही नहीं ना, इंसान तो बिल्कुल भी। और तीसरा जो है, जो आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं मीट ईटर्स की, हमारे पूर्वज यही खाते थे, मीट ही खाते थे वो, तो हम भी वही खाएंगे। हमारे पूर्वज मीट खाते थे, ये बात एकदम ठीक है। पर हमारे पूर्वज बहुत सारे वैसे काम भी करते थे जो आज हमें लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है, भाई ये तो गलत हो रहा है। आप जैसे हंटर गैदरर सोसाइटीज के आप डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखो तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो छोटे बच्चों को मार देते थे। और क्यों? क्योंकि उन्हें, उनका कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर बिलीफ है कि ये बच्चा अगर ऐसा पैदा हो गया तो नहीं, इसको मार देना चाहिए, या पति मर गया है तो ऐसा हो जाना चाहिए। और अभी ही बहुत रिसेंट टाइम्स में भी हम देखते थे कि पति अगर मर गया है तो पत्नी को भी जला देंगे उसके साथ में। तो सती प्रथा। अगर आप ये कह रहे हो कि जो सती प्रथा, अगर आप ये कह रहे हो कि जो पुराने लोग कर रहे थे वो आज भी हमें करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो पुराने लोग कर रहे थे। पहली तो बात ये लॉजिकल फैलेसी है, अपील टू ट्रेडिशन बोलते हैं। दूसरी बात, ऐसे तो कभी कुछ चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि कोई किसी भी चीज के लिए नहीं तैयार होगा। कि हम भाई जातिवाद क्यों छोड़े, हम दूसरी हम्म। जाति वालों को अपने से नीचा देखना क्यों बंद करें? हम्म। हमारे पूर्वज ऐसा करते थे तो हम भी करेंगे। इस हिसाब से तो कोई चेंज होने से ही रहा। और ये एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम वीगनिज्म के बारे में आर्ग्यू कर रहे हैं,
कि जो लॉजिक हमने वीगनिज्म के खिलाफ दिया है, क्या वही लॉजिक हम दूसरे सोशल इश्यूज पर भी लगाएंगे? पर जैसे ही हम देखते हैं कि वही सेम लॉजिक हम दूसरे सोशल इश्यूज पर लगाते हैं, तो आप पाओगे कि वो बंदा जो वीगनिज्म के खिलाफ लॉजिक दे रहा है, वो उन्हीं बातों का जवाब दे रहा है। हम्म। जैसे अगर सोशल इश्यू वाला कोई आकर के बोल रहा है कि हमारे बाप दादा तो मानते थे भाई, छोटी जाति वाला मानते थे फलाने लोगों को, वो हम्म। आकर के उनको जवाब देगा कि अरे पहले करते थे तो अब थोड़ी ना करोगे ये वो। लेकिन वो यहाँ पर आकर के सेम वही बात कर रहा है। तो ये लॉजिकल कंसिस्टेंसी का ख्याल अगर हम रखेंगे तो कई सारे आर्गुमेंट्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, जैसे ये अपील टू ट्रेडिशन। बिल्कुल सही बात करी है आपने। और फिर अगला वो आर्गुमेंट यूज़ करते हैं जो मोस्ट कॉमन है, वो है इट्स अ पर्सनल चॉइस, खाना हमारा पर्सनल चॉइस है। राइट। ये एंड दिस मेक्स इट साउंड वेरी लिबरल। वो सुनने में बड़ा ऐसा प्रोग्रेसिव सा लगता है कि भाई मुझे कुछ भी मत बोलो, मैं जो खा रहा हूँ उसका कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी चीज से। बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चॉइस पर्सनल चॉइस होती है। अभी मैं इसका लॉजिक दूंगा कि क्यों। क्योंकि लॉजिक है कि हमारी हर चॉइस का प्रभाव बाकी दुनिया पर पड़ ही रहा है। तो हम्म। आप एक तो आप ये बोल सकते हो कि पर्सनल चॉइस वो पर्सनल नहीं रहती जब उसका प्रभाव दूसरे बीइंग्स पर पड़ने लग जाए, दूसरे ऐसे क्रिएचर्स पर पड़ने लग जाए जिनको अच्छा बुरा अनुभव होता है, जिनको दर्द का और खुशी का अनुभव होता है, उनको आपकी चॉइस अफेक्ट करने लग गई, तो आपकी वो चॉइस पर्सनल नहीं रहेगी। इसके जवाब में फिर व्यक्ति कह सकता है कि अरे तब तो बहुत छोटी छोटी चॉइसेस, कि मैं कौन सा कंघा खरीद रहा हूँ किस कंपनी का, और किस कंपनी का मैं तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका भी प्रभाव बहुत आगे पड़ने वाला है। कि वो कंपनी अगर किसी चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल करती होगी तब तो मैंने उस चाइल्ड लेबर में पैसे दे दिए। बात ठीक है, और इसीलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कोई भी चॉइस पर्सनल चॉइस होती है। हमें अपनी सभी चॉइसेस के बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए कि मेरी ये चॉइस बाकी की दुनिया को कैसे प्रभावित कर रही है, बाकियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और उस एंगल से जब हम देखते हैं तो मांस खाने की चॉइस का प्रभाव एनिमल्स पर तो ऑब्वियसली पड़ ही रहा है, इतना ज्यादा जो क्रूअल्टी हो रही है, और दूसरे इंसानों पर भी पड़ रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिससे करोड़ों लोग मरने वाले हैं, उसके बड़े से बड़े कारणों में हम लोगों का मांस खाना, अंडे खाना और दूध पीना है। क्योंकि अधिकतर एंटीबायोटिक्स आप जानवरों को खिलाते हो, जानवरों को खिला रहे हो, उनके शरीर में ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं जिन पे वो एंटीबायोटिक्स का अब असर ही नहीं होता, फिर वो इंसानों के शरीर में आने वाले हैं और करोड़ों लोग मरने वाले हैं। ऐसे ही कोविड जैसे पेंडेमिक्स, इसके पहले भी जो पेंडेमिक्स आए हैं, अपना स्वाइन फ्लू हो गया, निपा वायरस हो गया, ये सारे जानवरों से ही आए, जानवरों के फार्म से ही इंसानों तक आए। और क्लाइमेट चेंज के बड़े से बड़े कारणों में मांस खाना है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है, उसमें अगर कोई व्यक्ति पैसा दे रहा है तो वो ये नहीं बोल सकता कि ये उसकी पर्सनल चॉइस है। इतने पर भी यदि किसी को लगता है डाउट, तो एक बहुत सिंपल सा हम उदाहरण लेते हैं कि मान लो एक बंदा जा रहा है बहुत ही खटारा कार लेकर के, एकदम बहुत सारा काला सा उसमें से धुआं निकल रहा है उस कार में से, और बंदा, कोई पुलिस वाला ट्रैफिक वाला उसको रोकता है और कहता है कि भाई ये कार तुम ऐसे ही चला रहे हो, तुमको चालान कटेगा तुम्हारा, तो ये तुमको नहीं चलाना चाहिए इतनी पॉल्यूशन वाली कार। तो वो देखता है और कहता है कि यार ये देखो, ये जो बाइक चला रहा है बंदा, वो भी तो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है, तो हम्म। वो फॉसिल फ्यूल भी तो पृथ्वी के रिसोर्सेज को खत्म कर रहा है, तो अब मुझे क्यों बोल रहा है? और फिर वो कहता है साइकिल वाले को देख करके, ये देखो साइकिल वाले ने भी तो लोहा जमीन से निकाला है, इसका जो टायर है ये भी कभी जहां पे भी जाएगा तो पड़ा रहेगा, वो भी पोल्यूशन करेगा, तो मुझे क्यों बोल रहा हूँ? भाई वो उनकी चॉइस है कि वो चला रहे हैं, तो ये मेरी चॉइस है कि मैं ये कार चला रहा हूँ। हम्म। अगेन, ये जो पर्सनल चॉइस वाला लॉजिक है, इससे तो फिर कोई कुछ भी नहीं सुधरेगा। क्या वो हम्म। बंदा, क्या वो कार वाला बंदा सही है ये बोलने में? कि अगर वो, उनको साइकिल चलाना है और उनको वो चलाना है, बाइक चलाना है, जबकि साइकिल और बाइक से भी नुकसान हो रहा है और जो कि होता है, तो मेरा इतनी भयानक पोल्यूशन करने वाली और क्लियरली जो दुनिया की सबसे बड़ी मतलब बहुत बड़ी साइकिल और गाड़ी से बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर रही है, वैसी चीज में हाथ देना पर्सनल चॉइस है? यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई भी बोलेगा कि उस गाड़ी वाले की पर्सनल चॉइस है, क्योंकि अगर आपने बोल दिया तब तो फिर कोई चेंज का कोई कुछ नहीं बदल सकता इस दुनिया में, सब जहाँ चल रहा है वैसा चलता रहने दो। बिल्कुल। अभी मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, जो कि मीट ईटर्स बहुत ज़्यादा ये भी लाते हैं कि हम इंसान ओमनीवर्स हैं, तो हम कुछ भी खा सकते हैं। ये एक्चुअली एकदम सही बात है कि इंसान ओमनिवोरस तो है ही, तो वो कुछ भी खा सकता है क्या, पर क्या उसे कुछ भी खाना चाहिए?
हाँ, तो हो सकता है जैसे वो किसी को भी रास्ते चलते मुक्का भी मार सकता है क्योंकि उसके पास में हाथ है। और ये लॉजिक बहुत देते हैं कि हमारे पास में कैनाइन टीथ है तो हमें मांस खाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कैनाइन टीथ है तो आप मांस खा सकते हो, जैसे आपके पास हाथ है तो आप मुक्का मार सकते हो। पर क्या वो लॉजिकली ठीक चीज है? क्या वो लॉजिकली और क्या वो एथिकली एक सही ऑप्शन है या नहीं, उस पर विचार करना चाहिए। क्या वो एथिक्स के नजर से आप देखो कि एनिमल्स पर क्या प्रभाव उस चीज का आपकी चॉइस का पड़ रहा है। अगर आप इन्वायरमेंट की नजर से देखो क्या इन्वायरमेंट पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। क्या अगर आप पब्लिक हेल्थ की नजर से देखो कि क्या सोसाइटी एट लार्ज की हेल्थ उससे सुधर रही है या बुरी हो रही है। और इस पर भी स्टडीज हैं कि अगर आप मीट पे, प्रोसेस्ड मीट पे स्पेशली, और रेड मीट पे, लाल मांस पे, मुर्गा नहीं, बकरे और गाय भैंसों के मांस पे, और जो अपना सुअर के मांस पे, रेड मीट पे अगर आप वो लगा दो, टैक्स लगा दो, तो ना केवल सरकार को टैक्स मिलेगा बल्कि लोगों की हेल्थ पे खर्चा कम हो जाएगा और पूरी सोसाइटी को फायदा होगा। और सरकार का क्लाइमेट चेंज में जो खर्चा होता वो पैसा भी बचेगा। तो पूरे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन सब चीजों को जब आप ध्यान में रखते हो तो प्लांट फूड्स जीत जाते हैं आर्ग्यूमेंट। और प्लांट फूड्स को खाना बेहतर साबित हो जाता है। ऑमनिवोरस है तो खा सकते तो है, पर क्या खाना चाहिए? केवल ऑमनिवोरस होने से ये बात साबित नहीं हो जाती कि खाना चाहिए ही। ठीक वैसे जैसे हाथ होने से ये बात साबित नहीं हो जाती कि मुक्का मारना सही ही होना चाहिए। तो ऐसे जैसे आपने केनाइन वाली बात करी है जो दांत होते हैं, तो मुझे भी अभी 3-4 दिन पहले ही एक मेरी वो बाहर फॉरनर था कि उससे बहस हो गई थी है। तो उसने बोला हम इंसान खाने मीट खाने के लिए बने क्योंकि हमारे केनाइन दांत है। तो मैंने उसे रिप्लाई करा था कि केनाइन दांत जो है हमारे जो जानवर जो मीट ईटर्स होते हैं, जो जो कार्निवर्स एनिमल्स होते हैं उनकी तरह नहीं है। अभी मैंने उसे फिर कमेंट करा कि तुम ऐसा करो, किसी भी एक जानवर की डेड बॉडी पे तुम सिर्फ अपने इन कैनाइन दांतों से उसका मांस फाड़ कर मुझे वीडियो डीएम करो अपनी। तो राइट। कर ये सकते हो तो एग्जैक्टली, करना, उसे मेरे बोल। एग्जैक्टली। और ये इतना अजीब है क्योंकि इंसानों के कैनाइन टीथ तो दिखते भी नहीं। लाइक हम्म। आप कुत्ता कुत्ता ऑमनीवोरस जानवर है, वो खा लेते हैं प्लांट फूड्स भी। वीगन डॉग्स भी बहुत लंबा 20-20 25-25 साल जिए हैं, ऑन रिकॉर्ड ये है कि हम्म। 25 साल तक। आई थिंक 20 है उसका, ब्रूनो या ब्रेडी ऐसा कुछ नाम था, वो 25 साल तक जिए। पर डॉग्स के आप कैनाइन टीथ देखो तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि भाई ये कच्चा मांस खा सकता है, अगर इसको खाना हो तो ये जानवर को मार भी देगा। इंसानों के तो पता ही नहीं चलता। मुझे बताया गया था तब मुझे पता चला कि हाँ, इंसानों के भी कैनाइन टीथ होते हैं क्योंकि वो दिखते ही इतने फ्लैट है सारे। वो तो कुछ एक किसी किसी के बड़े हो जाते हैं। हम्म। तो हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अगर वो कच्चा मांस फाड़ करके खा भी लेता तो ही इससे ये साबित नहीं हो जाता कि उसको खाना ही चाहिए। उसके बाद भी वो इंसान है। दूसरे जानवर भी बहुत सारी चीज करते हैं और वो बहुत सारी चीज नहीं करता। जैसे शेर जब मिलते हैं तो एक दूसरे का पूंछ पिछवाड़ा सूंघते हैं। पर इंसान ये नहीं बोलता कि भाई जंगल में ऐसा हो रहा है और शेर वो करता है, शेर की कैनाइन टीथ है तो मैं भी यही करूँ। ऐसा तो होता बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लॉजिक हम दूसरी जगह पर लगा रहे हैं, वही जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप जो दूसरी जगह पे लॉजिक लगा रहे हो वही आप यहाँ पर भी लगा करके सोचो ना। और वही बिल्कुल लॉजिकल नहीं होता क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आप किसी भी मर्डर को या गलत चीज को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते जितना मर्जी लॉजिक दे लो। एग्जैक्टली। और कैनाइन वाली बात हो, फिर वैसे भी अगर हम बात करें कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैंने 8 पॉडकास्ट टोटल डाले हैं, और उसमें से जो 6 पॉडकास्ट है वो एज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया यूट्यूब ने मेरे। और मुझे उससे कोई इशू नहीं है क्योंकि मैंने पैसों के लिए वो काम नहीं करा था, मैंने अवेयरनेस के लिए करा था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं उस बात से। बट यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 18 साल से नीचे वाले बच्चे वॉयलेंस नहीं देख सकते, 18 साल से नीचे वाला इंसान वायलेंस नहीं देख सकता, तो किस मुंह से ये मीट ईटर्स कहते हैं कि इंसान बने ही मांस खाने के लिए हैं? क्योंकि मुझे कोई एक ऐसा जानवर दिखा दो जो बच्चा हो, मांस खाने वाला हो, कार्निवस बच्चा हो, लेकिन वो वायलेंस से डरता हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत आपने सही बात बोली है। और ये एग्जाम्पल गैरी यूरोस्की बहुत दिया करते थे अपने स्पीचेस में कि आप एक बच्चा लो और उसको एक सेवफल दो और एक उसके सामने एक खरगोश रख दो, खरगोश को बैठा दो। तो जब वो बच्चा खरगोश को मार के खा लेगा और सेवफल से खेलने लगेगा तो मैं मान जाऊंगा कि इंसान जो है मांस खाने के लिए ही बना है और ये तो इंसान की प्रकृति में ही है और रोग में, उसके रगों में ये बह रहा है। पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सेवफल को नेचुरली इंस्टिंक्टिवली खाएगा और वो बच्चा खरगोश के साथ में खेलेगा।
इससे हालांकि आर्गुमेंट पूरी तरीके से ये भी साबित नहीं हो जाता कि इंसान को केवल प्लांट्स ही खाना चाहिए, उसके बाद भी आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, क्या मारना क्यों गलत है, और क्या जैसा वो वायलेंस के वीडियोस जो अगर उन तक पहुंचेंगे ही नहीं तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा, और वो उसी चीज में बिलीव करते रह जाएंगे कि हाँ सब सही चल रहा है और करते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो यही बात कि अगर इंसान वायलेंस देख ही नहीं सकता, इसका मतलब ये है कि हम नेचुरली वायलेंस के लिए नहीं बने हैं। तो हम ये मीट वगैरह, क्योंकि बिना वायलेंस के तो कभी भी मांस खाया जा ही नहीं सकता अगर इंसान खुद पकड़ के खाना चाहे तो। और अगर जैसे पूर्वजों की बात करते हैं तो हमारे पूर्वज तो बहुत कुछ वो करते थे जो आज के टाइम में नहीं होता। और मैंने भी, जैसे आपने बताया, नेट जियो वगैरह पे मैं बचपन से बहुत डिस्कवरी चैनल ये नेट जियो देखता रहा था। और उसमें बचपन में मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें जब इंसानों ने मांस खाना शुरू किया था तो वो लेफ्ट ओवर एनिमल्स का मांस पहले खाते थे, जो जानवर शिकार करते थे, बचे खुचे जो उनके हिस्से होते वो खाते थे। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर इंसान मांस खाने के लिए ही बना है तो उसने बाद में मांस छोड़ा क्यों, वो खेती क्यों करने लगा। ओके, ऑब्वियसली बात है, कोई ना शेर या फिर और जितने कार्निवल्स एनिमल्स हैं उन्होंने तो मांस अभी तक नहीं छोड़ा खाना, क्योंकि वो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। लेकिन अपने इंसानों में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। मांस खाना छोड़ने का मेरे ख्याल से वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो 10-12 हजार साल पहले हुआ, पहले भी 10,000, हाँ जी। उसके, हाँ, वो ही मेन रीजन रहा लोगों के थोड़ा सा ज्यादा ग्रेन्स और सीरियल्स वगैरह पे शिफ्ट होने में। हम्म। हालांकि इसके पहले भी इंसान कोई बहुत ज्यादा ऐसे हमेशा ही मांस नहीं खाते रहता था। इस पर भी स्टडीज है और रिसर्च है कि पहले भी प्लांट फूड्स ही हम ज्यादा खाते थे, और बहुत ज्यादा एक वैरायटी थी कि जो ऐसे एरियाज में रह रहे हैं लोग जहां पर कि प्लांट्स अवेलेबल नहीं है वो लोग ज्यादा मीट खाते थे, और जो लोग ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहां पर प्लांट्स अवेलेबल हैं वो हंटर गैदरर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, या मैं से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के भी पहले की, जब का लोग बोलते हैं कि सिर्फ मांस ही खाता था तब तो, और मार करके जानवरों को जैसे दिन भर बस कुत्ते की तरह और शेर की तरह घूमते रहते थे और मार करके खाते थे, ऐसा नहीं होता था। जिन एरियाज में प्लांट्स बहुत इजीली अवेलेबल थे वहां पे अधिकतर प्लांट्स ही खाते थे ह्यूमंस भी। क्यों? क्योंकि हर बार आप जानवर को मार दोगे ये तय नहीं है, लेकिन जो घर की महिलाएं हैं वो हर बार वो पौधे की जड़ें लेकर के आ जाएंगी, रूट्स और आपके बेरीज और जो भी हैं, कैरेट्स या जो भी वो पौधे हैं, स्टार्चेस, स्टार्ची रूट्स, वो सब लेकर के आ जाएंगी पौधे। वो तय था क्योंकि वो पौधा वहीं रहने वाला है। तो हंटर गैदरर के बजाय, ये मैंने साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि उसको गैदरर हंटर कहना ज्यादा ठीक रहेगा। गैदरर भी बहुत बड़े लेवल पर थे, और हंटिंग वहां पर ज्यादा होती थी जहां पर कि प्लांट्स होते ही कम थे, हम्म। जिन एरियाज में। या फिर जहाँ पर बर्फ़ वगैरह ज़्यादा होती थी वहाँ पर। एग्जैक्टली। और ऐसे ना मुझे एक लड़के ने कमेंट किया था, इंडियन ही था। तो उसने मुझे कमेंट किया था कि तू, मैंने अपनी बायो में भी वीगन लिख रखा है ना इंस्टाग्राम की, तो उसने इंस्टाग्राम की पहले मेरी प्रोफाइल खोली, फिर मुझे कमेंट किया कि तुम वीगन लोग ऐसे बोलते रहते हो मांस नहीं खाना, एक बार मांस खा के देखो वो कितना टेस्टी होता है। तो मैंने उसे रिप्लाई दिया, मैंने कहा यार बात सुन, पहली बात तो यही भी तो गलत है, मांस का कोई टेस्ट होता ही नहीं है। तुम लोग, मैंने उससे पूछा कि तुम लोग कच्चा मांस खाते हो, उसका रिप्लाई है नहीं हम तो ऐसे खाते हैं फ्राइड करके जैसे। मैं कहा मेरी बात सुनो, जैसे तुम अगर बारबेक्यू करके भी खाते हो तुम सॉसेस लगा कर खाओगे, और अगर तुम किसी तरह भी खाते हो तो स्पाइसेस या फिर सॉसेस के बिना तो तुम मीट खाओगे नहीं। और जो भी स्पाइसेस होती है और सॉसेस होती है वो किससे बनती है, प्लांट से बनती है ना। तो इवेंचुअली तुम्हारा जो टेस्ट है वो प्लांट्स से ही तुम्हें टेस्टी लगता है सब कुछ। मीट का कोई टेस्ट नहीं होता, कच्चा मीट तुम कभी खा ही नहीं पाओगे, तो तुम किस मुंह से कहते हो कि मीट टेस्टी है। राइट, एग्जैक्टली। ये तो एक आर्ग्यूमेंट, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट हो गया। दूसरा ये भी है कि अगर किसी को लगता भी है कि भाई मांस खा करके देखो बहुत टेस्टी होगा, उसको मैं बोलूंगा कि भाई तुम कुछ सालों के लिए मांस छोड़ करके देखो, तुम्हें बहुत बेहतर फील होगा, क्योंकि हम्म। धीरे धीरे तुमको पता लगने लग जाएगा कि यार ये जो हो रहा था वो एनिमल्स, क्या मेरे लिए जितने सारे जानवर मरे थे अब वो नहीं मर रहे। तुमको थोड़ी अच्छी नींद आएगी और तुम थोड़े एक अच्छे इंसान, एक थोड़े कंपैशनेट इंसान बन जाओगे। तो वो फीलिंग ज्यादा अच्छी है थोड़े बिल्कुल। मिनट के स्वाद के लिए, हम्म। स्वाद के बजाय। वही तो, स्पिरिचुअली बंदा हील होता है फिर उससे। हाँ। और आचार्य जी की भी मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, वो भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपकी भी वीडियोस देखी, जो एग वाली वीडियो जो मैंने सबसे पहले वीडियो डाली थी एग वाली डाली थी, आपने शुरुआत करी थी ना वो दारा सिंह की ऐड से, संडे हो या मंडे रोज खाओ मंडे। राइट। तो मैंने भी एग्जैक्टली वैसे ही स्टार्टिंग करी थी अपनी इस वीडियो की। तो उसमें भी एक बच्चा था छोटा सा जिसे वो बोल रहे थे कि
अंडे खाना चाहिए। और बाद में मेरी वही वीडियो उन्होंने यूट्यूब ने कर दी कि 18 साल से नीचे वाले देख नहीं सकते। सो मुझे ये बात बहुत अटपटी लगी कि उसमें लिटरली एक बच्चा है जिसे बताया जा रहा है कि तुम अंडे खाओ, लेकिन उसका प्रोसेस हम बच्चे को नहीं दिखा सकते। तो ये चीज़ कहीं भी ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाती है। Right. और ये बताता है कि हम एज अ सोसाइटी कितना ज्यादा ब्रेन वॉश करके रखते हैं और छुपा करके रखते हैं बच्चों से कि असलियत क्या है, तुम्हारा जो फूड है वो आ कहाँ से रहा है। और बिल्कुल। वही बच्चा जब वो बड़ा हो जाता है, 20 22 25 साल का हो जाता है, तो वो इस तरह के कमेंट्स करता है आकर के, हम्म। क्योंकि उसे लगने लगता है कि वो जो मांस खा रहा है वो उसका अपना ओपिनियन है। हम्म। जबकि उसको बचपन से ही ये सिखाया गया है कि अरे ये तो ठीक है, और अरे सच्चाई पता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मर रहे होने दो होने दो। और हम्म। आज उसने खुद उस चीज को खुद का ही ओपिनियन बना लिया है। बोले ये तो मैं ही विश्वास करता हूँ। जबकि हमने, अगर एक अच्छा समझदार समाज होता तो उसमें ऐसे ट्रोलिंग नहीं कर रहे होते मांस खाने वाले लोग, क्योंकि उनको बचपन से ही बताया जाता कि देखो बेटा, जानवरों में स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि ये ऐसा ऐसा होता है, मांस खाने से ऐसा ऐसा होता है, एनिमल्स के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, जंगली जानवर भी मरते हैं, ये होता है वो होता है। और ये चीजें बताई जाती हैं, पर नहीं बताई जा रही है। खैर, तो वही हम जो है हमारा काम कर रहे हैं, जितने लोगों को बता सकते हैं बता रहे हैं। इसके लिए अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा आगे के अपने वीडियोस में कि खून खराबा ना दिखाया जाए, और बहुत ज्यादा मारपीट वगैरह उसको थोड़ा सा छुपाना पड़ेगा, जो कि गलत है देखा जाए तो, क्योंकि जी जो हाँ, जी हो रहा हाँ। है वो तो दिखाना ही चाहिए। पर अब क्या कर सकते हैं। वही तो। वैसे तो मैंने जो 8 पॉडकास्ट बनाए हैं ना ये अभी, तो इसमें मैंने टोटल सभी इंडस्ट्री को कवर कर दिया पूरी तरह से, मेरी अपनी तरफ से मैंने जितने भी क्रूरता होती है। तो मेरा पहले मोटिव यही था कि मैं ये 8 पॉडकास्ट जो करूँगा इनमें मैं एक बार रियलिटी सबको दिखाऊंगा वीडियोस के साथ। और उसके बाद जितने भी मैं पॉडकास्ट करूँगा उसमें विजुअल्स नहीं लगाऊंगा अपने पॉडकास्ट में, वो हम जैसे अभी बात कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। क्योंकि एक बार तो लोगों को सच्चाई दिखाना बनता है, क्योंकि मैं भी अगर अपने घर वालों को भी ना दिखाता तो शायद वो कभी ना छोड़ते। एग्जैक्टली exactly। और आप देखोगे तो मेरे चैनल पर भी यही सेम स्ट्रैटेजी है। जो पुराने वीडियोस हैं वो एक एक ही वीडियोस हैं कि एग की इंडस्ट्री में ये होता है, उसका मेरे पास में एक ही वीडियो चैनल पे। उसके अलावा बहुत सारे वीडियोस है कि अगर ये एक्सक्यूजेस पे कि हमारे पूर्वज खाते थे या फूड चेन होती है, इन पे अलग अलग वीडियोस है। पर जो क्रुअल्टी का मेन एक वीडियो है मेरे चैनल पर हर चीज का, कि अगर किसी को भी मुझे भेजना होता है तो वो एक वीडियो मैं भेज देता हूँ। सही किया आपने। वही मैंने कहा एक बार ये हो जाए। अब मुझसे कोई भी पूछता है कि अगर वीगनिज्म क्या है, तो मैं उसे बता सकता हूँ कि ये मेरे चैनल पे तो वीडियो में देखो, एक बार तुम्हें पता चल जाएगा इसके बारे में। अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मैंने इतना काम किया हुआ है। बाकी आप है और आपके जैसे और भी कई चैनल्स है, वो भी मैं लोगों को प्रमोट करता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं रील्स शेयर करता रहता हूँ। तो अभी मुझे भी इस बात का गर्व है कि हाँ भी मेरे जैसे और भी लोग हैं जो कि लगे हुए हैं काम में। क्योंकि मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि यार हम जो कर रहे हैं वो क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा भी? क्योंकि अभी हम अगर बात करें एक इंसानों की, तो ऐसे भी इंसान हैं जो स्मोकिंग भी करते हैं और ड्रिंकिंग भी करते हैं, और साथ में डेफिनेटली वो चिकन मांस तो ये तो खाएंगे ही। तो यहाँ पे सवाल दिमाग में कई बार ये आता है कि अगर वो लोग अपने सेहत के बारे में नहीं सोचते तो वो जानवरों के बारे में क्या सोचेंगे जिन्हें वो खा रहे हैं। तो ये भी चीज़ें माइंड में आती है, डीमोटिवेट होता है बंदा। लेकिन फिर हम देखते हैं जो पेन जो सफरिंग जानवर झेल रहे हैं इंसानों की वजह से, तो वो देख के चुप नहीं रहा जाता, फिर से हमें बोलना पड़ता है। और ये लेकिन जो बात है डिमोटिवेट होने वाली, मेरा कितने 3.5 सालों का अनुभव ये कहता है कि आगे चल करके हम देखने वाले हैं बहुत ज्यादा एक प्लांट बेस्ड दुनिया। और हम्म। उसके बहुत अच्छे लॉजिक हैं। सबसे पहला तो लॉजिक ये है जनरेशनल टर्नओवर का कॉन्सेप्ट, कि पुराने जो लोग हैं उन्हें तो नहीं आप समझा सकते, जो हो गया 40 साल का 45 साल का, वो हम्म। नहीं मान पाते, बहुत कम। पर जो नई जनरेशन आ रही है उन्हें पिछली जनरेशन से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पुरानी जनरेशन को अभी हमारे ही माता पिता को मेंटल हेल्थ की भी उतनी अवेयरनेस नहीं है, मेंटल हेल्थ के बारे में भी उन्हें नहीं पता। और हम्म। होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के भी उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है, अरे ये क्या है, ये क्या हो रहा है। लेकिन हमारी जनरेशन में उससे ज्यादा है, और आगे आने वाली जनरेशन में उससे और ज्यादा होने वाली है। हम्म। और यही सेम चीज वीगनिज्म के ऊपर भी होगी। हमारी जनरेशन में एटलीस्ट उस पर बातें तो हो रही है कि यार ये क्या सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्या है क्या नहीं है। उस पर लगातार रिसर्च हो रही है कि ये वाली डाइट का क्या प्रभाव पड़ता है, और प्लैनेट पे क्या प्रभाव पड़ता है, एनिमल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। आगे आने वाली जनरेशन में हमें ये पता चलेगा कि जो प्लांट बेस्ड डाइट्स है वो लगभग हर मामले में ज्यादा अच्छी साबित हो रही है।
और ये जनरेशनल टर्नओवर हम देखने वाले हैं कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वीगनिज्म और प्लांट बेस्ड फूड को लेकर के एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ेगी। सर्वेज भी यही बताते लगातार कि जेन जी ज्यादा इंटरेस्टेड है प्लांट बेस्ड फूड्स खाने में, और इन्वायरमेंट को लेकर के ज्यादा कॉन्शियस है। तो उस चीज को लेकर के मैं होपफुल हूँ। प्लस जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आने वाले हैं, आपका लैब मीट हो गया, लैब मिल्क हो गया, माइक्रो प्रोटीन मशरूम से जो मीट बन रहा है, ये चीजें जब एक बार आ जाएंगी, और ये आ गई है मार्केट में, बस अब बड़े लेवल पर आना बाकी है। जैसे जैसे समय बीतेगा उसका प्राइस कम होता जाएगा उस मीट का, और ये मार्केट में भी आ जाएगी चीज। उसके बाद भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा शिफ्ट हम देखेंगे, क्योंकि तब लोगों के पास में आर्ग्यूमेंट ही नहीं बचेगा। बिकॉज बिल्कुल। इट्स लिटरली द सेम थिंग, लैब मीट वही मीट है, एक एक चीज वही है। बस आप वो नहीं कर रहे हो, आपने किसी को जानवर को मारा नहीं है, उसका पर्यावरण पे नहीं प्रभाव पड़ रहा है। और पर्यावरण पे नहीं पड़ रहा है तो यानी उससे जंगली जानवर भी नहीं पड़ रहे हैं, तो एनिमल क्रुएल्टी कम है। और भाई। सेम ऐसे ही ऑर्गन ऑन अ चिप करके भी टेक्नोलॉजी है, कि जो हम एनिमल्स पर टेस्टिंग करते हैं उसके बजाय चिप्स में ह्यूमन ऑर्गन्स, आपने कंप्यूटराइज्ड वर्जन उनके लेके रखे हैं और उन पर आप दवाइयों को टेस्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है फ्यूचर वीगनिज्म को और प्लांट बेस्ड फूड्स को लेकर के ब्राइट है। क्योंकि अगर हम नहीं बदले तो हमारा इतना ज्यादा नुकसान होगा इंसानों का ही, जानवरों को एनवायरनमेंट को छोड़ दो, केवल इंसानों का ही, कि हमें झक मार के, जिसको कहते हैं, बदलना ही पड़ेगा। भाई कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। लगातार साइंटिस्ट यही चिल्ला रहे हैं, लगातार रिपोर्ट्स यही बता रही है, सर्वे सब यही बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कॉमन मैन तक बात पहुंचने में और अभी 10-15 साल 20 साल लग जाएंगे। तो ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं अपने आप फेड हो जाएंगे, कि ये प्लांट्स में इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है जो कि झूठ है एक्चुअली, बिल्कुल जी। और चेन होता है, ये होता है, पूर्वज खाते थे। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जाते जाएंगे जैसे जैसे लोग और गर्मी सहन करेंगे, जैसे जैसे लोगों को दिखेगा कि यार जंगल और खत्म होते जा रहे हैं। तो चेंज को लेकर के एक समय पर मैं बहुत वैसा सा ही था, सेम एटीट्यूड कि यार मुझे तो नहीं लगता कुछ बदलेगा, बट मुझे अभी लगता है कि जो लोग एक्चुअल में नहीं मान रहे हैं, जो लोग इसके खिलाफ आर्गुमेंट दे रहे हैं, दे आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के गलत पक्ष पर है। आगे चल करके 100-150 साल बाद जब हम नहीं रहेंगे और आगे वाली पीढ़ियां पीछे पलट करके देखेगी, तो ठीक वैसे देखेगी जैसे हम अभी सती प्रथा को देखते हैं, कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। कौन थे वो लोग जो जला देते थे, क्या सोच करके। ठीक वैसे हम हम्म। देखेंगे कि अगर पूरे पृथ्वी तबाह हो रही थी, पर कौन थे वो लोग जिसको वो मुर्गे को मार के उसके पैर का मांस ही खाना था। और ये तो और सुनने में कितनी डिस्गस्टिंग सा लगने बहुत वाला ज्यादा। है। तो ये मैं इसको फ्यूचर प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल और प्लांट बेस्ड फूड, वीगनिज्म इन जनरल की एक्सेप्टेंस को लेकर के मैं होपफुल फ्यूचर के लिए। मैं भी ऐसे अभी पॉजिटिव हो चुका हूँ इस बारे में लेकर, क्योंकि मैंने रिसर्च जितनी स्टडीज़ पढ़ी हैं उन्होंने यही बताया कि 2029 तक वीगनाइज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत लोग वीगन बन जाएंगे। और अभी 2023 की मैंने डाटा देखा था यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। तो वहाँ सिर्फ 2023 में ही 1.1 मिलियन लोग वीगन बन चुके हैं। और वहाँ पर जितने ग्रोसरी स्टोर्स है सब जगह अभी वीगन प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे चलकर भी ये चीज बढ़ने ही वाली है। हम्म। तो वो तो है, अभी लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ही हो, बाकी हम लोग तो लगे रहेंगे। तो अभी मैं भी नई नई चीज़ें देख रहा हूँ जितनी भी पता चल रही है मुझे। तो आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मुझे आपकी वीडियो से भी बहुत कुछ सीखने को मिला जो मैंने अपने पॉडकास्ट में बताया है। सो अगर आप चाहे तो मेरे चैनल का नाम आपको पता है यूजलेस पॉडकास्ट है, उसमें ना प्लेलिस्ट है एनिमल क्रुएल्टी इंडस्ट्री नाम से, टोटल 8 पॉडकास्ट हैं। तो उसमें मैंने सभी कवर करे हैं, आप वो ज़रूर देखना और मुझे बताना कि कैसे लगे आपको। बाकी मैं आगे भी करता रहूँगा ये काम वीगनाइज़म वाला, और अभी मेरे गोल थोड़े वीगनाइज़म के और काफ़ी बड़े हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अकेला तो नहीं, बल्कि हम अब मेरे जैसे कुछ 4-5 दोस्त जैसे आप भी हो, मिलकर हम कोई चाहे छोटी से ही किसी फैक्ट्री से स्टार्ट करें, जिससे हम वीगन आइटम्स को इजीली सभी मार्केट्स में अवेलेबल कर पाएँ। हाँ, वही एक बड़ा फिलहाल चैलेंज है, स्पेशली दूध के आइटम्स को लेकर के, कि डेयरी के आइटम्स अगर सेम रेट पर, और सेम रेट पर मिल सकता है, सोया मिल्क हो गया, पीनट मिल्क हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया, यदि हम ये सेम रेट पर उपलब्ध करवा पाए,
तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा लोगों को चेंज करवाने की डायरेक्शन में, क्योंकि लोग समझ तो जाते हैं, पर उनका सवाल ये होता है कि अच्छा अगर दूध नहीं तो फिर क्या। तो बिल्कुल। वो क्या का जवाब मुझे लगता है आने वाले समय में कंपनियां तो है, और जैसे वन गुड जो कंपनी है, उसने शायद से वापस से नाम बदल लिया, पर जो वन गुड आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। वो बेंगलोर के कुछ पिन कोड्स में तो 60 रुपए लीटर में ही दूध दे रही है। ओट्स का और काजू का दूध है वो, जैसे घर पे आपके बंदी वाला जो बंदा आता है बाइक हम्म। से वो दूध दे करके जाता है, हम्म। सेम वैसे ही वो लोग दूध दे रहे हैं ओट्स का और कैशू का, और 60 रुपए लीटर है, तो प्राइस आपने मैच कर लिया उन्होंने। मैच कर पर लिया। वो केवल कुछ पिन कोड्स में ही दे पा रहे हैं फिलहाल, छोटे से एरिया में जहां पर वो बनाते हैं, प्रॉब्लली उसी के आसपास के एरिया में। तो ये चीज बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है होना। अब देखो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होता है आगे, ये सेक्टर कैसे डेवलप होता है। बाकी आई एम वेरी होपफुल अबाउट इट, क्योंकि लैब मिल्क की जब टेक्नोलॉजी आएगी और इवेंचुअली वो भारत में भी आएगी ही, तब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो क्या चेंजेस लेकर के आती है। कि हो सकता है अभी कई लोग बोले कि यार हमको तो गौ माता का ही दूध, और वो पौधे में वो दम नहीं है वगैरह वगैरह, 50 चीजें बात करते हैं हम्म। लोग। आगे चल के मुझे लगता है आने वाला है चेंज। आएगा चेंज, क्योंकि जितना लोगों को इजी एक्सेस मिलेगा चीज़ों का, वो उतने ही ज़्यादा वीगन बनते जाएंगे। अभी मेरी अगर आप बात ले लो, हमारे शहर में छोटा सा टाउन है हमारा, शहर का नाम जो लोहिया खास है। तो यहाँ पर सिर्फ सोया मिल्क के नाम पर हमें मिलता है 100 फीट का सोया मिल्क, और उसमें मीठा बहुत होता है। और मुझे चाहिए होता है कि बिना मीठे वाला जो होता है वो मिलता है हमें जलंधर से, जो हमारे शहर से 50 किलोमीटर आगे है। तो मैं अभी जलंधर जब भी जाता हूँ तो मैं पैकेट ले आता हूँ, डेट देख के कि कितनी डेट है उस हिसाब से ले आता हूँ, और वो पीता हूँ। फिर अगर ना ऑप्शन हो तो फिर 100 फीट वाला तो है ही। तो अभी यहाँ पर भी, अब मैंने उनसे पूछा शॉप वालों से, वो बोले कि हमारा सोया मिल्क इतना बिकता नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम कम लाते हैं। और और हमारे शहर में मैं पहला वीगन हूँ। अच्छा, अरे वाह। इससे पहले कोई वीगन नहीं है यहाँ पर। हम्म, तभी वो जैसे जैसे और वीगन्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी ही। बढ़ेगी। जब डिमांड बिल्कुल। बढ़ेगी तो सप्लाई अपने आप, कंपनियां खड़ी हो जाएगी, और I think it will happen। बिल्कुल। तो ये अभी तो मुझे तो पहले शुरू किया बहुत टफ लगा मुझे, कि भाई ये जो वीडियोस देखनी पड़ी ना, जो मेंटल हेल्थ पे उसका असर पड़ता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसा फील होता है। ऐसे लगता है जैसे वीडियो चल रही है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे हम लिटरली वहां पर खड़े हैं, आंखों के सामने हो रहा है। तो देख नहीं पाते, आंखें बंद कर लेता हूँ कई बार। मुझे 4-5 महीने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने को लगे कि मैं ये पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ, ये वाले बनाने, एनिमल वाले क्रूरिटी के ऊपर। तो बहुत ही हिम्मत जुटा के मैंने ये वीडियोस देखी। और अभी भी मेरे पास वो सारा डाटा, सारी वीडियोस पड़ी हैं, क्योंकि मुझे अभी उनकी रील्स बनानी है जो मैंने पॉडकास्ट बनाए थे। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि मैं वो वीडियोस देख के दोबारा उन चीज़ों को देख के बनाऊं दोबारा। तो फिर से हिम्मत जुटा रहा हूँ कि ये काम करूँ। अपनी मेंटल हेल्थ का, एक्टिविस्ट के लिए मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और जैसे अगर आपको लगता है कि ब्रेक लेना चाहिए अभी फिलहाल, वो कंटेंट दोबारा से नहीं देखना चाहिए, तो मैं उस बात का बिल्कुल समर्थन करूंगा कि थोड़ा सा ब्रेक लेकर के ही करना चाहिए। मैंने, आपने देखा होगा, मैंने अपने अकाउंट पर कोई ऐसी मारधाड़ की और खून खराबे की शुरुआत से डाली ही नहीं अब तक, जी जी। क्योंकि मैंने मुझे देखी है पता है सब। बहुत सारे, हाँ बहुत सारे एक्टिविस्ट वगैरह भी देखते हैं, तो बहुत मिनिमम कभी कहीं एक आधी क्लिप दिख जाएगी। बाकी मैंने जानबूझ करके नहीं डाली, जो थोड़ा बहुत होता है वो ही मैं दिखा देता हूँ। बट हम्म। क्योंकि एक्टिविस्ट जब आप एक बार बन जाते हो वीगन, उसके बाद में उस चीज का और ज्यादा असर आप पे वो चीज वो करती है। बिल्कुल। और क्योंकि फिर आपको और एक, अगर आप नहीं बने हो तब तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये बुरा देख लिया, अब मैं वीगन बन जाता हूँ। पर जब आप वीगन बन जाते हो उसके बाद में अगर आप वो बुरा होते हुए देख रहे हो, तो आपको फिर ये फीलिंग आने लगती है कि यार मैं वीगन बन तो गया, तो ये तो चीज अभी भी चले ही जा रही है, और न हम्म। जाने कब तक चलती रहेगी। चलती उससे रहेगी। व्यक्ति और सैड हो जाता है। तो इसके बजाय जो थोड़ा सा ब्राइट साइड है उसको देखना चाहिए, कि आगे चल करके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जिनकी हमने सब बात की, वो कैसे प्लांट फूड्स को आगे लेकर के जाने वाले हैं। और थोड़ा ये जो क्रुएल्टी वाला एस्पेक्ट है कि कैसे एनिमल्स मर रहे हैं, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या फुटेज है, उससे या तो डिस्टेंट रखना चाहिए खुद को, या फिर अगर जरूरत पड़ती है तो आराम से ब्रेक लेकर के ही करना चाहिए, खुद का दिमाग का ख्याल रखते हुए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी प्रीशियस एडवाइस के लिए। तो मैं अब ऐसे ही करूँगा। तो अकॉर्डिंग टू जैसे मेरा ब्रेन फंक्शन करता है उस हिसाब से काम करता रहूँगा। सो क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना लंबी रेस है, और हमको हम्म अगर हम सोचेंगे कि यार मैं फटाफट से कर देता हूँ तो थक जाएंगे, और लगने लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत की और लेकिन रिजल्ट कुछ मिला नहीं। अब हम श्री कृष्ण तो है नहीं कि हम्म निष्काम कर्म किए जाए सालों तक और कुछ नहीं। हमको लगता है हम्म। कि भाई यार कुछ कराएगा तो दिखे तो सही। तो थोड़ा सा रुक करके चलेंगे धीरे धीरे, और लेकिन लंबे समय तक अगर चलते रहेंगे तो उसका ज्यादा रिजल्ट निकलेगा लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब मैंने अपना ये पॉडकास्ट चैनल शुरू किया करा था ना, तो उस वक्त मैंने वीगनिज्म के वीडियोस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि उस वक्त मुझे वीगन का मतलब भी नहीं ठीक से पता था। मैंने जस्ट शुरू किया था क्योंकि मैं पहले से यूट्यूब का काम करता हूँ। आप पीछे देखिए, दो प्ले बटन है मेरे यूट्यूब वाले। तो तो मैं मैं पहले ये काम करता, पहले और चैनल थे मेरे कॉमिक बुक के रिलेटेड। तो अभी जब पॉडकास्ट शुरू करा तो हमने आपस में बात करी ऐसे, तो शुरू कर दिया। उसके बाद जब मैंने ये पहली वीगन की वीडियो देखी, जब मुझे क्रूरटी के बारे में पता चला, तो मेरे दिमाग में एकदम एकदम से आया कि मेरे पास अभी प्लेटफॉर्म है, मेरे पास अपना स्टूडियो है, तो मुझे एडिटिंग भी आती है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं लोगों को अवेयर कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने उस वक्त दिसंबर में मैंने वीडियोस देखे, दिसंबर में मैं बन गया था वीगन। लेकिन मैंने वीडियो डाली थी पहली जून के महीने में, आपको बताया ना, 5-6 महीने तो मेंटली प्रिपेयर होने को ही लग गए मुझे। तो उसके बाद मैंने शुरू करी, और 1.5 महीने में मैंने पूरे 8 पॉडकास्ट जो अपलोड कर दिए थे अपने चैनल पर, जिसमें मैंने सभी इंडस्ट्री को विद विजुअल कवर करा था। हर एक चीज़ की वीडियो दिखाई जो जो होता है, फैशन इंडस्ट्री, पेट इंडस्ट्री, एनिमल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एग इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री, सब पूरी टोटल अपनी कवर करी थी मैंने अपनी तरफ से। और जैसा कि मैंने बताया, आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिली, वॉइस ऑफ वीगन की वीडियो से भी हेल्प मिली, और पीपल फार्म है, आचार्य जी की वीडियोस है, एक काइंडनेस विद एमी है, एक वीगन अभी के नाम से अकाउंट है। तो ये टोटल एक निखार जनेजा है, आपको पता होगा उनके बारे में, म्यूज़िक के थ्रू बताते हैं। तो ये सब लोगों के वीडियोस देख के मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। फिर मैंने यूट्यूब पे भी सर्च करा पैटा के बारे में। तो कुल मिला के पूरी रिसर्च करने के बाद मैंने फिर ये पॉडकास्ट शुरू करे थे। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे जानकर कि आपने इतना मेहनत करके इतना ये किया है। एंड डेफिनेटली जितने भी लोग उसको देखेंगे कहीं ना कहीं उसका एक रिपल इफेक्ट तो पड़ेगा ही। बढ़ेगा ही। हमें नहीं पता। आज मैं थोड़ा सा आपको अपने स्टोरी के बारे में बताता हूँ कि जी मैंने जरूर। कैसे शुरू किया। जरूर जरूर। तो मैंने अपने डॉग को मैं घुमा रहा था, और मैंने ऐसे ही खंबे पर लिखा हुआ देखा कि वीगन बने। चौक से लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था गूगल करे वीगन। तो मैंने गूगल किया वीगन, और मैं वीगन बन चुका था तब। मैंने दूध वगैरह छोड़ दिया था अच्छा। आचार्य जी की आचार प्रशांत को ही सुन करके, पर ऐसा कोई मेरा था नहीं। बस हाँ, वीगन बन गया, अपनी लाइफ तो चल ही रही है। तो गूगल करे वीगन मैंने लिखा हुआ देखा, और मैंने देखा कि वीगन का कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं इंटरनेट पर, सारी अंग्रेजी में ही है। और बिल्कुल। वहां पर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये खंबे पे तो हिंदी में लिखा हुआ है कि गूगल करे वीगन, पर अगर कोई करता है तो उसको हिंदी में जानकारी तो मिलेगी नहीं। तो हम्म। मैं उस गैप को फिल कर सकता हूँ, और मैं वो वीडियोस बना सकता हूँ हिंदी में वीगनिज्म के ऊपर, जो कि लोगों तक ये जानकारी को पहुंचाए। और वो लिखने वाले, चौक से लिखने वाले गिरीश जी हैं, जो इंदौर में ही हमारे रहते हैं। वो हर जगह यही लिखने का काम करते हैं, पूरे इंदौर को उन्होंने चौक से जगह जगह पर लिख रखा है। तो ओके। उन्होंने जो वो लिखा और वो पढ़ करके उन्हें तो पता ही नहीं, वो तो फिर मैंने जब सब जगह ये बात में बताते रहता हूँ जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ, तो उनको पता चला कि ऐसा हुआ। और मैंने वो एक पढ़ा, और वहां से जो ख्याल मेरे दिमाग में आया, तो वो आज देखिए 3.5 साल हो गए, और इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है, और इतने सारे वीडियोस है, और ये सारा कर दिया। तो हमें नहीं पता कि हमने जो छोटा सा भी काम किया है वो किसको जाकर के टच कर जाएगा, और वो कितना आगे जाने वाली है वो बात। क्योंकि मैंने आपकी सारी वीडियोस पे कमेंट्स पढ़े हैं, पॉजिटिव कमेंट्स ज़्यादातर लोगों के आते हैं और बताते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों तक मैसेज आ रहा है। तो मुझे भी देख के बहुत खुशी होती है कि अभी समझने वाले लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हेट करने वाले लोग होते हैं, जो समझते हैं। और मैंने कई कमेंट्स पढ़े आपकी वीडियो में कि आपकी वीडियोस देखने के बाद हमें ये इसके बारे में पता चला, क्रूटी के बारे में। सो बहुत ही अच्छा फील होता है ये सब देख के। और अभी मेरे क्वेश्चंस तो ख़त्म हो चुके हैं, अभी जो जो मैंने आपसे पूछना था। तो सो उसके अलावा भी कुछ पर्सनल बातें हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, दिल खुश हो गया आज। और आज पहली बार मैं किसी अपने अलावा किसी वीगन से बात करी मैंने।
और अच्छा। हाँ जी, पहली बार है कि अपने अलावा किसी वीगन से बात करी है मैंने। और जैसे कि बताया, अपने शहर में मैं अकेला ही हूँ एक वीगन, और अभी मैं बाकी के भी, जो मैंने जैसे आपको बताया, बाकी के वीगन से भी रीच आउट करूँगा, ताकि उनसे भी ऐसे ही पॉडकास्ट कर पाऊँ और नॉलेज एक दूसरे से ले पाए हम। तो बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, और अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे चैनल पर आकर, आप मेरे पॉडकास्ट में आकर ये सब नॉलेज शेयर करने का। कि मुझे पूरी उम्मीद थी अगर मैं वीगन से बात करूंगा किसी से तो डेफिनेटली वो रीच आउट करेंगे, क्योंकि हमारा मिशन है अवेयरनेस फैलाना, जो मेन बात है। एग्जैक्टली। और इसीलिए मैं उतना, अगर कोई विगनिज्म के ऊपर बात करना होती है तो मैं इतना ये नहीं देखता कि चैनल कितना बड़ा है और लाखों सब्सक्राइबर है या नहीं है। तो ठीक है, जो भी इस चीज को, इस प्लेटफॉर्म को, इस बात को प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो मैं उसको अपना एक एलाय समझता हूँ कि वो भाई मेरे साथ में ही है। तो साथ में। उससे बात करना इस बारे में मुझे लगता है सही है। और आप दूसरे वीगन से, जैसे वॉइस ऑफ वीगन्स हैं, उनसे रीच आउट करोगे तो वो बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे। आर्गुमेंट करने में वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जी स्ट्रीट लोगों से जाकर के सड़क पर बहुत बात करता है। जी तो जी। वो भी बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे। और बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा आपके काम के बारे में जानकर, स्पेशली कि मेरा भी मेरे वीडियोस का उसमें योगदान रहा है, ये जान करके बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया। आप जब मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी उसमें कितनी हेल्प मुझे मिली है। अब जब आप मेरे पॉडकास्ट देखोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कि अब मेरे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, अगर आपको कुछ और कहना है तो आप कह सकते हैं। और हाँ, मुझे कहना था विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 के बारे में आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा, और मेरे वीडियोस भी, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो कि प्लांट्स में अवेलेबल नहीं है। जी हाँ जी। एनिमल प्रोडक्ट्स में होती है सिर्फ। ये मीट ईटर्स ये एनिमल भी एक प्रोडक्ट्स, एक्सक्यूज बताते हैं कि B12 की कमी हाँ। है। मैंने हाँ, वो देखी थी। एक्चुअली एनिमल प्रोडक्ट्स में भी इतनी ज्यादा कम होती है मात्रा में कि ना वो मुर्गे के मीट से हो सकती है पूरी, या ना वो अंडे से हो सकती है, ना वो दूध से हो सकती है B12 की पूर्ति। हम्म। वो केवल आप या तो रेड मीट खा रहे हो, लाल मांस रोज खा रहे हो तो होगी, या फिर आप फिश, मछली को रोज खा रहे हो तो होगी। और ये भारत में अधिकतर लोग ये नहीं कर रहे हैं। वो जब हम्म। मीट सोचते हैं तो उनके दिमाग में केवल मुर्गे का मांस आता है, या फिर अंडे आ जाते हैं, या फिर जो वेजिटेरियन है वो सोचता है कि दूध है। एक्चुअली इनमें बहुत कम B12 है, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। और इसलिए आप देखोगे मेरा वीडियो तो उसमें मैंने डिटेल में बताया कि 75% लोगों को, भारत में 75% लोगों के शरीर में B12 पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कम है। पूरी तरह से डेफिशिएंट नहीं है, वो बॉर्डर लाइन डेफिशिएंट है। हम्म। और 47% लोग, लगभग आधे लोग डेफिशिएंट है, लाइक एक्चुअल डेफिशिएंट आधे लोग। और वीगन तो 1% भी नहीं है, मुश्किल से 1% होंगे। तो इतने सारे लोग क्यों है डेफिशिएंट? क्योंकि जो दूसरे प्रोडक्ट जिनको हम, जिनका कि हमें लगता है कि है उनमें, उनमें भी नहीं है। तो B12 का सप्लीमेंट हमें जरूर लेना चाहिए। और सप्लीमेंट की डिटेल्स, 1500 माइक्रोग्राम्स का अगर हम सप्लीमेंट हफ्ते में एक बार भी ले लेंगे तो हमारे B12 लेवल्स मेंटेन रहेंगे। तो हफ्ते में एक बार ले लेंगे बेहतर रहेगा। और सीरियस होते हैं उसके परिणाम अगर आप B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हर वीगन को और हर वेजिटेरियन को, एक्चुअली हर नॉन वेजिटेरियन को, सभी को लेना चाहिए। कि जैसा मैंने कहा, नॉन वेजिटेरियन फूड में भी, जो आमतौर पे जिसको हम नॉन वेज बोलते हैं, अंडे और मांस में, मुर्गे के मांस में, उसमें भी B12 बहुत कम है। ओके। कोई, मैं आपकी वीडियो ज़रूर देखूंगा B12 वाली, और डेफिनेटली इस पे भी मैं काम शुरू करूंगा, ताकि ऐसी न्यूट्रिशंस की नॉलेज भी दे पाऊँ लोगों को आपकी तरह। ओके सो, थैंक यू सो मच सर, ठीक है, बहुत अगेन। अच्छा लगा, बहुत अच्छा बहुत लगा आपसे आपसे बात बात करके बहुत अच्छा लगा। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं दोबारा आपसे। सो करके। अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर चैनल। बहुत अच्छा लगा आपसे बाय। बात करके। ओके सर, थैंक यू सो मच। बाय। तो ये था हमारा पॉडकास्ट वीगनाइज्म के ऊपर विद मिस्टर सुरेश व्यास। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा, और जैसा कि आपने देखा कि उनकी थिंकिंग कितनी अच्छी है, और कैसा उनका पर्सपेक्टिव है, हर एक चीज़ को वो दोनों एंगल से देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पॉडकास्ट से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कोई वीगन बनना चाहता है, सो होप करता हूँ कि इससे उन्हें हेल्प मिली होगी वीगनाइज्म के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए। और ऐसे ही आगे वीगनिज्म के ऊपर पॉडकास्ट आते रहेंगे, और भी बहुत सारी वीडियोस है जो अभी आने को बाकी हैं। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द आपको एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और मिस्टर सुरेश व्यास जी का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द। धन्यवाद।